को मौका मिले अपनी परंपरा को ठीक से समझने का। पिछली क्लास में एक मैंने गलती कर दी थी। मैंने कहा था कि ब्रह्मांड की कुल आयु 450 करोड़ वर्ष है। दरअसल वो पृथ्वी की आयु है। ब्रह्मांड की कुल आयु 1380 करोड़ के आसपास वर्ष है, 13.8 बिलियन ईयर्स है। तो ब्रह्मांड बना 1380 करोड़ साल पहले बिग बैंग थ्योरी के अनुसार। पृथ्वी जो हमारी है वो बनी 450 करोड़ साल पहले। तो ये एक भूल सुधार, अगर आपके दिमाग में वो बात बैठी हो, वैसे तो भूल ही गए होंगे, लेकिन अगर नहीं भूले हो तो उसको ठीक कर लीजिए। आज हम शुरू करेंगे भारतीय दर्शन से। भारतीय दर्शन से क्यों शुरू करेंगे? एक रास्ता भारत का है, एक रास्ता पश्चिम का है। और भारत में एक सामान्य मान्यता है कि जो भारत का नहीं वो पश्चिम का है। मजेदार बात है कि वो जापान को भी पश्चिम मान लेते हैं, जबकि जापान तो पश्चिम नहीं है। चीन भी पश्चिम हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया पश्चिम हो जाता है। तो एक रास्ता है कि हम भारत से शुरू करें, एक रास्ता है कि हम विश्व से शुरू करें। पर विश्व में क्योंकि ज्यादा दर्शन यूरोप में हुआ, अमेरिका में हुआ, इसलिए मोटे तौर पर पश्चिमी दर्शन का मतलब होता है यूरोप अमेरिका का दर्शन। हालांकि उसके अलावा थोड़ा चीन, थोड़ा जापान को भी हमें कभी ना कभी समझना चाहिए, उसको भी कभी समझेंगे जरूर। भारत से क्यों शुरू करें? इसके मेरे पास दो तीन कारण हैं। एक कारण तो स्वाभाविक लगाव है कि हम भारत के हैं, तो क्यों ना पहले अपने इतिहास को ही जान लें, अपनी परंपरा को ही जान लें। दूसरा कारण तार्किक भी है कि अगर हम दर्शन के इतिहास को देखें तो दुनिया में दर्शन की शुरुआत भारत से ही हुई। और ये बात सत्यापित है, तथ्यों के स्तर पर है कि दर्शन इस दुनिया में सबसे पहली बार भारत में विकसित हुआ। मैंने पिछली बार को जिक्र किया भी था। पूरे पश्चिम का पहला दार्शनिक थेल्स 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6th century BC में हुआ। लेकिन हमारे यहाँ उस समय महावीर थे, उस समय गौतम बुद्ध थे। और उससे कम से कम 1000 साल पहले, कुछ लोग तो उससे कई हजार साल पहले की बात कहते हैं, कम से कम 1000 साल पहले हम वेद लिख चुके थे, उपनिषदों को लिखने के प्रोसेस में थे। तो क्योंकि हमारा दर्शन सबसे पुराना है, तो क्यों ना बात वहीं से शुरू करते हैं। एक कवि थे मैथिली शरण गुप्त, आपने नाम सुना होगा, राष्ट्र कवि का दर्जा उनको दिया जाता है। उनकी बहुत किताबें हैं, शानदार किताबें हैं। सबसे बढ़िया जो किताब है उसका नाम भारत भारती है। और उसमें वो जो अतीत खंड है, बताते हैं कि हमारा अतीत किन मामलों में अच्छा रहा, महान रहा। तो उसमें एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की। संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की। तो मैं जब भी ये पंक्ति पढ़ता हूँ मेरा मन करता है कि इसमें किस तरह से दर्शन भी ठूंसूं किसी तरह से, क्योंकि बाकी सब तो उन्होंने बोला, दर्शन का जिक्र नहीं किया। जबकि दर्शन भी हमारा दुनिया का सबसे पुराना दर्शन है, वो बात तो आनी चाहिए। तीसरा कारण बहुत पर्सनल है। पर्सनल ये है कि मेरी वजह से मेरे परिवार में कुछ व्यक्तियों को फिलोसफी पढ़ने का शौक इस बीच में हो गया, जिनमें एक मेरे बड़े भैया अमेरिका में रहते हैं पिछले 15-20 साल से, वो भी शामिल है। तो उनको मैंने पिछले साल एक किताब सजेस्ट की थी, सोफीज वर्ल्ड, जो उन्होंने पढ़ी और बड़ा खुश होकर पढ़ी। और कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि यार विकास, बाकी सब ठीक है, इससे पूरा वेस्टर्न फिलोसफी समझ में आ गई, पर इंडियन फिलोसफी के लिए कोई ऐसा रेफरेंस नहीं मिल पा रहा है जो हम पढ़ें, जहां से पढ़ें चीजें आसान रूप में मिले। तो मैंने उनसे कहा, वैसे तो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, लेकिन आप थोड़ा भरोसा कर सके तो मैं खुद ही उस पर शुरू करता हूँ। तो एक कारण ये भी है कि इंडियन सही शुरू करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि पश्चिमी दर्शन पे बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, भारतीय पर नहीं मिलते। तो भारतीय दर्शन पे कुछ दिन चर्चा करके उसको समझते हैं, फिर हम पश्चिम की ओर बढ़ेंगे। देखिए, भारतीय दर्शन को समझने का मतलब क्या है, आज हम दो बातों पर गौर करेंगे। आज एक इंट्रोडक्शन रखेंगे भारतीय दर्शन का, तो उसमें दो बातों पर गौर कर सकते हैं। एक गौर तो ये कर सकते हैं कि पूरी इंडियन फिलोसफी कैसे कैसे डेवलप हुई। एक उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, इसका ऐतिहासिक अनुक्रम क्या है, या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। हमारी टीम ने कुछ कमेंट्स भेजे, कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी सुनते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, तो आप बोर्ड पे थोड़ा सा अंग्रेजी में ज़्यादा लिखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। तो भाई ये जो लिखा है इसको देवनागरी में भारतीय दर्शन कहते हैं, इंडियन फिलोसफी समझ लीजिए, ठीक है।
एक तो देखेंगे उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, वेद से शुरू होकर क्यों ना हम ओशो रजनीश तक ही समझ लें, कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हुई, कब क्या हुआ, किसने क्या किया, ताकि एक फ्रेम बन जाए, एक क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में ठीक से सेट हो जाए कि भारतीय दर्शन का मतलब क्या होता है, कहां से कहां तक होता है। फिर देखेंगे कि इंडियन फिलॉसफी में क्या कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स हैं जो आमतौर पर सभी दार्शनिकों में नजर आ जाते हैं, या सब में ना भी हैं तो 80% 90% में नजर आ जाते हों, जिससे आपको टेंडेंसी समझ में आ जाए कि भारतीय दर्शन का सामान्य जो मिजाज है वो क्या है, सामान्यतः वो किस तरह से चीजों को देखने का आदी रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस दर्शन को मानते हैं, शायद आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आप किसी को एग्जैक्टली मानते नहीं। पर आश्चर्य की बात है कि जितनी आपकी दार्शनिक मान्यताएं हैं वो सारी की सारी भारतीय दर्शन में हैं। जैसे आपको अपना दर्शन नहीं पता, पर आपको ये पता है कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है। आप में से अधिकांश की राय में ऐसा होता होगा। तो पुनर्जन्म भी तो दर्शन है ना, दार्शनिक धारणा है। आप में से लगभग सब ये मानते होंगे कि हमारे शरीर के भीतर एक आत्मा नाम का द्रव्य है, वस्तु है, या कुछ है, आत्मा है। अभी आत्मा भी तो दर्शन की धारणा हुई ना, कहां से आ रही है? कभी आपने सुना होगा कि ईश्वर की मर्जी के बिना संसार में पत्ता भी नहीं हिलता है, ये भी एक दर्शन का नाम है। इसको पैंथीज्म, सर्वेश्वरवाद कहते हैं। ये भी एक दर्शन ही तो है। कभी आपसे गलती से किसी को चोट लगती होगी, आपको लगता होगा कि मेरा इसका फल मुझे मिलेगा, ये कर्म सिद्धांत है, ये भी दर्शन का हिस्सा है। आप जानते नहीं है कि आपका दर्शन क्या है, पर आप दिन भर में कम से कम 50 बार दार्शनिक बातें करते जरूर हैं। आप सब दार्शनिक हैं, बस पता नहीं कि आप दार्शनिक हैं। ऐसा होता है, नॉर्मल बात है, सामान्य बात है। इसलिए हम सब दार्शनिक हैं, ये अनिवार्य है। हम चाहकर भी अदार्शनिक नहीं हो सकते। बस ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमारी कौन कौन सी मान्यताएं हैं और वो कहां कहां से आ रही हैं, उनके रूट्स क्या हैं। वही आज समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि शुरुआत करें कि इंडियन फिलोसफी का एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, या हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी क्या है, कहां कहां से फिलोसफी की शुरुआत हमारे देश में हुई। अगर मैं इसको कुछ युगों में बांटना शुरू करूं तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहले जो फिलोसफी का युग है उसको आप वैदिक एज या वैदिक युग भारतीय दर्शन का कह सकते हैं। मैं बहुत बोरिंग वाली हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, अब तनाव वाली। हम हिस्ट्री का उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें समझना जरूरी है, बहुत बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। वैदिक उसका एज का मतलब मोटा मोटा क्या है कि एक तो जो वेद हैं, वेद को कुछ लोग VEDA लिख देते हैं, कुछ बहुवचन करने के लिए S भी लगा देते हैं, वेदास कह देते हैं, तो वेद कह लीजिए। और एक शब्द आपने शायद सुना होगा, उपनिषद। मेरी मजबूरी है कि मैं रोमन में लिख रहा हूँ, देवनागरी में नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी समझते हैं, बस पढ़ नहीं पाते देवनागरी, तो उनको भी बात समझ में आ सके, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। वेद आपको पता है कि बहुत पुरानी रचनाएं हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि 10,000 साल पहले की हैं, कुछ बोलते हैं 5-6 हजार ईसा पूर्व की रचनाएं हैं। जो NCERTs वगैरह में लिखा हुआ है अब तक, हो सकता है कल को धारणाएं बदलें इतिहास लेखन में, लेकिन अब तक जो धारणाएं जनरली मानी जाती हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ईसा पूर्व 1500 ईस्वी के आसपास, उसके 200-300 साल पहले, 200-300 साल बाद के दौर में आमतौर पर वेदों का जो कलेक्शन हुआ, वेदों की रचना हुई और बाद में कलेक्शन भी हुआ। वेदों को किसने लिखा पता नहीं, ये किसी एक व्यक्ति की रचना हो नहीं सकती है, ये बहुत विराट सोर्सेज हैं। हजारों लोगों ने वनों में रहते हुए, तपस्याएं करते हुए इन मंत्रों की रचनाएं की होंगी। न्याय दर्शन कहता है कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है, क्योंकि ये मानवीय नहीं हो सकता। मीमांसा दर्शन कहता है कि वेदों की रचना ईश्वर ने भी नहीं की है, वेद अकर्तृक हैं। अकर्तृक का मतलब किसी ने रचना नहीं की है, वेद नैसर्गिक हैं, नित्य हैं, प्राकृतिक हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वेदों के ज्ञान को कुछ लोगों ने कंपाइल कर दिया हो, लेकिन वेदों की रचना ईश्वर भी नहीं, क्योंकि मीमांसा दर्शन ईश्वर को मानता नहीं है। क्योंकि वो ईश्वर को मानता नहीं है तो ईश्वर ने रचना की कैसा मान सकता है। तो न्याय दर्शन ईश्वर को मानता है, तो वो कहता है ईश्वर ने की है। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सदियों तक चीजों को लिखा, इकट्ठा किया गया।
वेदों को इकट्ठा जिस व्यक्ति ने किया उसको आमतौर पर हम कहते हैं कि वो वेद व्यास थे। कुछ कुछ हिंदी में लिख देता हूं वरना मैं हिंदी लिखने भूल जाऊंगा। तो जो वेद व्यास नाम के एक ऋषि हुए, वेद व्यास बहुत ही